इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बोर एटम मॉडल। बोर एटम मॉडल के लिए जो वीडियो हैं दो हिस्सों में बांट दिए हैं। अभी हमने प्रीवियस वीडियो में पोस्टुलेट्स कर दिए हैं, रेडियस हो गया, एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला है और एनर्जी का डायग्राम बनाया था। यहाँ इस वीडियो में हम रिडबर्ग कांस्टेंट को निकालेंगे, डिफाइन करेंगे, स्पेक्ट्रल सीरीज को देखेंगे और उससे सीरीज लिमिट डिफाइन करेंगे और वहाँ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में देखेंगे कि उसमें इमिशन स्पेक्ट्रा के मुकाबले में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जो बोर एटम मॉडल है उसमें इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस होगी, पोटेंशियल एनर्जी माइनस होगी, बट टोटल एनर्जी उसकी माइनस ही आ रही थी। तो अगर हम कहें कि उसकी एनर्जी का एक्सप्रेशन पिछले वीडियो से लें तो E की वैल्यू थी -me4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। ये हाइड्रोजन एटम के लिए थी और इसमें हमने z = 1 रख दिया था। तो इस एक्सप्रेशन को हम ये यूज करेंगे। तो चूंकि n = 1 2 3 4 करके En की वैल्यू निकल रही है तो हम इसे En कह सकते हैं। अब यहाँ पर है कि हमें देखना है इमिशन होगा तो क्या करेंगे। तो मान लीजिए आपके पास दो ऑर्बिट हैं, एक ऑर्बिट है n2, एक ऑर्बिट है n1। तो n2 एक्चुअली ये आउटर ऑर्बिट है और ये n1 इनर ऑर्बिट है। जो भी n की वैल्यू होंगी, जब आप n को 1 2 3 4 करेंगे, n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी एनर्जी की वैल्यू लेस नेगेटिव होती चली जाएगी। लेस नेगेटिव का मतलब ज़्यादा एनर्जी होती जाएगी। तो आउटर जो ऑर्बिट होगी उसकी मोर एनर्जी होगी और जो इनर ऑर्बिट होगी उसकी लेस एनर्जी होगी। तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में आ जाता है, तो जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वो उतनी एनर्जी इमिट करेगा। तो हम देखते हैं कितनी कितनी एनर्जी थी। तो इसे कह देते हैं En2 हो जाएगा -me4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n2 स्क्वायर h स्क्वायर। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं En1 = -me4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n1 स्क्वायर h स्क्वायर। अब En2 En1 से ज़्यादा है तो ये डिफरेंस आ जाएगा En2 -En1। ये उतनी एनर्जी आई जितनी उसने एनर्जी रेडिएट करी है, तो ये हो जाएगा h न्यू। तो न्यू = आ जाएगा 1/h En2 -En1। यहाँ से इनकी वैल्यू रख देते हैं। तो न्यू = आ जाता है 1/h En2 है -me4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n2 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस me4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n1 स्क्वायर h स्क्वायर। ये कॉमन टर्म को बाहर ले देते हैं तो हो जाएगा me4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³ 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर। और आगे चलते हैं। यहाँ पर एक क्वांटिटी और डिफाइन करनी है, उसे कहते हैं वेव नंबर। तो वेव नंबर को लिखते हैं न्यू बार। न्यू बार कितना होगा, ये एक्चुअली 1/λ हो जाएगा, या कह सकते हैं कितना हो जाएगा, ये ν/c हो जाएगा। तो यहाँ से न्यू बार की वैल्यू आ जाएगी। न्यू बार = कितना आ जाएगा, जो पहले न्यू की वैल्यू निकाली है उसे c से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा me4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ch³ 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर। जो n1 और n2 की वैल्यू है ये डिपेंड करेगी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में जा रहा है। तो ये यहाँ n1 n2 ये ट्रांजिशन पे डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ देख लीजिए ये m क्या है, ये m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। E क्या है, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है।
तो ये भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, ये भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है। सी स्पीड ऑफ लाइट, ये भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है। एच प्लांक कांस्टेंट है, ये भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसका मतलब ये पूरे की पूरी जो क्वांटिटी हुई ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट हुई। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे दूसरा कांस्टेंट कह देते हैं। तो ये एक दूसरा कांस्टेंट है जिसका नाम है आर। आर का मतलब रिडबर्ग कांस्टेंट। तो ये जाएगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इसे आप न्यू बार कह सकते हैं या इसे 1/λ भी कह सकते हैं या इसे न्यू बार कह सकते हैं। तो ये कि रिलेशन आ जाता है 1/λ इक्वल टू आर इंटू दिस, जहाँ आर कितना है, जहाँ आर दिया हुआ है कितना me4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर CH3, चूँकि यूनिवर्सल कांस्टेंट हुआ है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हो जाता है 9.1 इंटू 10⁻³ इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 की पावर 4 अपॉन 8 इंटू 8.86 इंटू 10⁻12 का स्क्वायर 3 इंटू 10⁸ इंटू नीचे ही है ये भी 6.6 इंटू 10⁻34 का क्यूब। इसे हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर ये 8 डिजिट का नंबर आ जाएगा। इसे आप पावर में भी लिख सकते हैं या 8 डिजिट के नंबर को ऐसे भी याद कर सकते हैं 10973740, या इसे कह सकता हूँ 1.1 इंटू 10⁻²⁴ तो ये एक्चुअली क्या है, आर है। यहाँ नंबर है, ये भी नंबर है, यहाँ 1/λ है। तो लैम्डा मतलब नीचे ये, तो इस तरीके से इसकी यूनिट आ जाती है मीटर-1। अब देखते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज। इसके लिए हमें फिर से एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना होगा। यहाँ एनर्जी लेवल डायग्राम है, ये n इक्वल टू इन्फिनिटी कह सकते हैं या E इक्वल टू 0 है, और यहाँ E1 है, यहाँ कहीं E2 है। स्केल से थोड़ा सा हटकर बना रखा है ताकि आप सारे लेवल बना सकें इस छोटे से मोबाइल में। ये E3 है, ये E4 है, ये E5 है, यहाँ कहीं E6 होगा। यहाँ जो नंबर है n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ 2 से 1 में ट्रांजिशन हो सकता है, 3 से 2 में, 3 से 1 में हो सकता है। तो ट्रांजिशन सबसे पहले आप कह सकते हैं कि 2 से 1 में ट्रांजिशन हो सकता है, 3 से 1 में ट्रांजिशन हो सकता है, 4 से 1 में ट्रांजिशन हो सकता है। तो ये जो सारे ट्रांजिशन में दिखा रहा हूँ ये हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में है। इसका मतलब यहाँ पर ये फोटोन इमिट होंगे। तो यहाँ इस तरीके से 5 से 1 में हो सकता है, तो इसे एक सीरीज कहेंगे। इस तरीके से ही अगर 2 में ट्रांजिशन हो रहा है तो 3 से 2 में हो सकता है, 4 से 2 में हो सकता है, 5 से 2 में हो सकता है, तो ये दूसरी सीरीज हुई। यहाँ ट्रांजिशन 3 में हो सकता है, इस तरीके से 3 में ट्रांजिशन हो सकता है, ऊपर से यहाँ से 3 में ट्रांजिशन हो सकता है, 4 में ट्रांजिशन हो सकता है, 4 में यहाँ से ट्रांजिशन हो सकता है, या यहाँ 5 में ट्रांजिशन हो सकता है, ये 5 में ट्रांजिशन हो सकता है। तो इस सीरीज का नाम है लाइमन सीरीज। ये सीरीज हुई बामर सीरीज। ये पास्टन सीरीज हुई। ये ब्रैकेट हुई। ये फुंड सीरीज हुई। इसे हम इस ढंग से भी कह सकते हैं कि हमारा जो ट्रांजिशन था वो n2 से n1 में था, तो इसके लिए n1 इक्वल टू 1 रखेंगे, उसमें तभी निकलेगा। इसके लिए n1 इक्वल टू 2 रखेंगे, इसके लिए n1 इक्वल टू 3 रखेंगे, इसके लिए n1 इक्वल टू 4 रखेंगे, और यहाँ n1 इक्वल टू 5 रखेंगे। तो ये सारी सीरीज आ जाएगी। हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, 1/λ इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2
n2 स्क्वायर, ये इसकी वेवलेंथ का फॉर्मूला था। तो यहाँ इन सब सीरीज को देखते हैं। पहली सीरीज अगर लूँ लाइमन सीरीज, जो वेवलेंथ का फॉर्मूला या वेव नंबर का फॉर्मूला था 1/λ इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो इसमें हम क्या रख देंगे, n1 इक्वल टू 1 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 1/λ इक्वल टू r 1/1 माइनस 1/n2 स्क्वायर। n2 कहाँ से कहाँ था, n2 था हमारे पास 2 3 4 5 और ये इनफाइनाइट का मतलब ये एकदम बाहर है। तो इस तरीके से हम देखेंगे लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ लैम्डा। तो यहाँ एक बार फिर से देख लीजिए, जो नीचे वाला लेवल था n इक्वल टू 1 और यहाँ से आपने पहला ट्रांजिशन था n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 और ये लास्ट का ट्रांजिशन हम कह सकते हैं वो जो एनर्जी जीरो है या n इक्वल टू इन्फिनिटी से n इक्वल टू 1। तो इन सब ट्रांजिशन के बीच में ही सारे ट्रांजिशन होंगे, या कह सकते हैं इन दो वेवलेंथ के बीच में ही सारी वेवलेंथ होंगी। दूसरी बात देखिए, सबसे कम एनर्जी डिफरेंस ये है और सबसे ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस ये है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा वेवलेंथ ये होगी और सबसे कम लीस्ट कह सकते हैं ये वेवलेंथ ये होगी। इसे हम कहते हैं सीरीज लिमिट। तो ये वाली जो वेवलेंथ होगी ये सीरीज लिमिट होगी। तो सीरीज लिमिट का मतलब है कि जब n2 इक्वल टू इन्फिनिटी होगी तो इसे हम कह देंगे सीरीज लिमिट है। सीरीज लिमिट 1/λ इक्वल टू r कितना है 1.1 इंटू 10⁻⁷ 1 माइनस 1/इन्फिनिटी। तो लैम्डा इक्वल टू कितना जाता है 1/1.1 इंटू 10⁻⁷। तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगी वैल्यू 10⁻10 लिख देंगे, ये तो मीटर में आएगा और ये कह देंगे 1.1 इंटू 10⁻⁷ एंगस्ट्रॉम। तो ये वैल्यू हो जाएगी 911.6 एंगस्ट्रॉम। तो ये इसकी सीरीज लिमिट आई, किसकी, लाइमन सीरीज की सीरीज लिमिट। और अगर मैं कहूँ कि इसका फर्स्ट मेंबर, तो पहला मेंबर ये हुआ 2 से 1 में आने वाला, तो 2 से 1 में आने वाला। यहाँ देखिए बाकी जो सारी कैलकुलेशन आप करेंगे वहाँ इस बात का ध्यान रखेंगे कि इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं। ये एक्चुअली है क्या, ये हमने 1/r की वैल्यू निकाल दी है। तो 1/r की वैल्यू जहाँ भी होगी आप 911.6 एंगस्ट्रॉम लगाएंगे तो आपकी सारी वैल्यू आसानी से आ सकती हैं। तो हम इसका फर्स्ट मेंबर देखते हैं। तो पहला मेंबर क्या है इसका, इस सीरीज का, इस सीरीज का पहला मेंबर है 1/λ इक्वल टू r 1/1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो ये हुआ r 1 माइनस 1/4, या कह सकते हैं r इंटू 3/4। तो यहाँ लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 4/3 इंटू 1/r। 1/r की वैल्यू हमारे पास पहले से है तो लिख देंगे 4/3 इंटू 911.6 इक्वल टू कितना आ जाता है, ये वैल्यू आती है 1215.5 एंगस्ट्रॉम। इसी तरीके से अगर हम कहें कि सेकंड मेंबर निकालना है तो सेकंड मेंबर के लिए क्या करेंगे, n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 1 में करेंगे, यहाँ 1/9 आ जाएगा और यहाँ 1 माइनस 1/9 8/9 इस तरीके से वैल्यू जाएंगी। तो यहाँ इन सब की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो सारी वेवलेंथ है, लॉन्गेस्ट और लीस्ट वेवलेंथ है, ये आपको वेवलेंथ मिलेंगी अल्ट्रा वायलेट रीजन में। तो ये सारी सीरीज कहाँ मिलेगी, ये सारी सीरीज आपको अल्ट्रा वायलेट रीजन में मिलेगी। इसके आगे दूसरी सीरीज देखते हैं, बामर सीरीज। मतलब n2 से n1 में ट्रांजिशन था तो यहाँ n1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ n1 इक्वल टू 2 है। तो जो फॉर्मूला था आपका 1/λ इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर है। और n2 की वैल्यू फिर कहाँ से कहाँ तक होगी, ये 3 से लेके कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जाएगा, 3 4 5 6 7। इसी तरीके से इसकी सीरीज लिमिट भी निकाल सकते हैं। इसके लिए कहूँ मैं सीरीज लिमिट, तो सीरीज लिमिट इसके लिए होगी जब ये n2 इक्वल टू कितना होगा, ये n2 इक्वल टू इन्फिनिटी होगा। तो n2 इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, ये टर्म 0 हो जाएगा। तो 1/λ सीरीज लिमिट हो जाएगा r 1/4, या कह सकते हैं लैम्डा इक्वल टू 4/r।
या कह सकते हैं 4 इंटू 911.6, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3646.4 एंगस्ट्रॉम। इसी तरीके से इसका आप फर्स्ट मेंबर भी निकाल सकते हैं। इसका फर्स्ट मेंबर निकालेंगे तो 1/λ इक्वल टू आर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। तो इस तरीके से करते हुए आप लैम्डा की वैल्यू करके फर्स्ट मेंबर निकाल सकते हैं। तो एक पहला मेंबर होगा यानी कि सीरीज की एक तरफ की लिमिट, और एक आखिरी मेंबर होगा सीरीज लिमिट, जिसे आप कहेंगे सीरीज लिमिट। तो ये इसकी सीरीज लिमिट है। ये जो पूरी सीरीज है ये आपको मिलेगी किसमें? विजिबल रीजन में। तो ये सीरीज आपको विजिबल रीजन में मिलेगी। जो देखिए वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ आपकी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी सीरीज लिमिट की। इसका मतलब है कि वेवलेंथ बढ़ती चली जा रही है। तो विजिबल रीजन आप याद कर लीजिए कि बामर सीरीज विजिबल रीजन में है, उससे कम वाली अल्ट्रावायलेट, और उससे आगे वाली सारी सीरीज किस में होंगी? फिर इंफ्रारेड होंगी, उससे आगे वाली फार इंफ्रारेड होंगी। तो इस तरीके से बनेगा। तो 3 आप लीजिए क्वेश्चन। पास्टन सीरीज के लिए 1/λ इक्वल टू आर 1 कितना 3 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n2 कितना होगा 4 5 6 और ये इन्फिनिटी। सीरीज लिमिट अगर कहूँ, सीरीज लिमिट कितनी हो जाएगी इसके लिए? सीरीज लिमिट हो जाएगी n2 इक्वल टू इन्फिनिटी लगाएंगे तब। तो n2 इक्वल टू इन्फिनिटी लगाने के बाद ये वैल्यू जाती है 1/λ इक्वल टू आर 1/9 माइनस 0, या लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा 9/r, या 9 इंटू 911.6 इक्वल टू 8204.4 एंगस्ट्रॉम। उससे आगे देखते हैं ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज के लिए 1/λ इक्वल टू 1/r 1/4 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 6 7 इस तरीके से इनफाइनाइट तक। और इसकी सीरीज लिमिट निकालते हैं तो हो जाएगी n2 इक्वल टू इन्फिनिटी रखना होगा। तो ये 1/λ इक्वल टू r 1/16, या कह सकते हैं इससे लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा 16/r। तो ये हो जाएगा 16 इंटू 911.6 इक्वल टू इतने एंगस्ट्रॉम। आगे चलते हैं फिर फुंड सीरीज। फुंड सीरीज के लिए हो जाएगा 1/λ इक्वल टू 1/r 1/5 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n2 कितनी वैल्यू कितनी जाएगी 6 7 8 इन्फिनिटी तक। तो हो जाएगा 1/, सीरीज लिमिट अगर निकालें 1/λ इक्वल टू r 1/25। तो इससे लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 25/r इक्वल टू 25 इंटू 911.6 इक्वल टू ये जाएगी 22,790.0 एंगस्ट्रॉम। तो ये वेवलेंथ जैसे जैसे सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं वेवलेंथ बढ़ते चली जा रही है। जब पहली सीरीज थी वो अल्ट्रावायलेट रीजन में थी, दूसरी सीरीज विजिबल रीजन में थी, और ये तीसरी जो आ जाएगी ये आ जाएगी इंफ्रारेड रीजन में। इंफ्रारेड रीजन की वेवलेंथ की रेंज काफ़ी ज़्यादा है, तो उसमें भी हम डिवाइड कर देते हैं इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, वेरी फार इंफ्रारेड। तो यहाँ इंफ्रारेड है, उससे ज़्यादा वाला जो रीजन होगा उसे हम कहेंगे फार इंफ्रारेड। तो ये फार इंफ्रारेड में होगी। और जो फुंड सीरीज है उसे हम कह सकते हैं ये है आपकी वेरी फार इंफ्रारेड। तो इस तरीके से हम किसी भी सीरीज के लिए
फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर या सीरीज लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना होगा कि आपको याद रखना होगा कि 1/r = 911.6 एंगस्ट्रॉम है। इस वैल्यू को आपको याद रखना होगा। तो उसमें कुछ नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद आप किसी भी सीरीज के किसी भी मेंबर की वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब यहाँ जो हमने सीरीज थी ये सारा इमिशन स्पेक्ट्रा है, मतलब N2 से N1। N2 से N1 का मतलब है ये हाई एनर्जी था और ये लो एनर्जी है। हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जब एटम जाएगा अपने एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में, तो वो उतनी ही एनर्जी का फोटोन इमिट करेगा। अब यहाँ एक बात देखने की है कि अगर वहाँ इस फ्रीक्वेंसी का फोटोन उस पर इंसिडेंट होगा तो क्या वो एटम एक्साइटेड होगा? तो इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, यानी कि वो जिस वेवलेंथ या जिस फ्रीक्वेंसी का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा उसके हिसाब से उसे कहेंगे उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में होता क्या है कि सारी सीरीज दिखाई नहीं देती। तो क्यों दिखाई नहीं देती, यहाँ वहीं आते हैं हम पहले वाले डायग्राम पर। अब देखिए यहाँ पर जो सारी लाइन बनी हुई है ये इमिशन स्पेक्ट्रा है। ये ऊपर वाले जो एनर्जी लेवल हैं ये सब ज़्यादा एनर्जी के हैं, नीचे वाले एनर्जी लेवल कम के हैं और सारी लाइन के एरो नीचे से हैं। तो अगर मैं कहूँ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऐसे बनना चाहिए। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बनाने के लिए क्या करना होगा, इसे मुझे ये कट कर दूंगा और यहाँ एरो ऐसे बनेगा, यानी कि एटम अपनी लोअर स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा। ये एरो का निशान इधर से हटेगा और ये फिर एरो का निशान ऐसे बनेगा। तो इसका मतलब है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी ऐसे होना चाहिए। सारी सीरीज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में आनी चाहिए, लेकिन ऐसी आती नहीं है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में आपको सिर्फ लाइमन सीरीज ही दिखाई देगी। तो लाइमन सीरीज क्यों दिखाई देती, यहाँ एक इशू है। तब जहाँ जिस लेवल में आप इलेक्ट्रॉन्स को या एटम को ले जाना चाहते हैं तो वहाँ पर वो होना चाहिए। जब आप इमिशन स्पेक्ट्रा था तो आपने पहले एक्साइट कर दिया और ये इलेक्ट्रॉन्स आउटर ऑर्बिट में चले गए और वहाँ जहाँ भी पहुँचे वहाँ से वापस आने के बाद इमिशन स्पेक्ट्रा हो सकता है। लेकिन अगर हम कहें कि वो एटम अपनी ग्राउंड स्टेट में है, जैसा कि मेनली रहेगा, तो ग्राउंड स्टेट में यहाँ उसके पास क्या होगा, वो इवन एनर्जी स्टेट में होगा। इवन एनर्जी स्टेट से स्टार्ट होने वाली सीरीज है लाइमन सीरीज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में। तो जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में लाइमन सीरीज मिलेगी। जो नॉर्मल केस में आपको यहाँ E2 लेवल पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। अगर E2 लेवल पर इलेक्ट्रॉन होगा तो वो इमिट करने के बाद यहाँ पहले ही आ गया होगा, आपके फोटोन के इंसिडेंट करने से पहले ही। तो इससे पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पहले से ही, या एटम है वो पहले से ही ग्राउंड स्टेट में है। तो वहाँ से एक्साइट होने के बाद, फोटोन के इंसिडेंट होने की वजह से वहाँ से एक्साइट होने के बाद ऊपर के लेवल में जा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में लाइमन सीरीज मिलेगी, बाकी सीरीज आपको यहाँ नहीं मिलेगी। तो इमिशन स्पेक्ट्रा में आपको सारी सीरीज मिलती हैं, बट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में आपको सिर्फ लाइमन सीरीज मिलेगी।